अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर दो न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। सभी साथियों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मुझको अभी मालूम पड़ा कि मैं इस वक्त यहाँ पे अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं लश्कर जी बन गया। कुछ दिन पहले इम्तियाज़ भाई मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा कि भैया शर्त हमारी ये है, अगर सीट लड़ते हो तो पद छोड़ना पड़ेगा आपको, पद पे रहना है तो सीट छोड़ना पड़ेगा। मैं खामोश था, कुछ बोला नहीं। आज मजलिस को बनाने में असद साहब कहा था और हम एक कारिंदे के तौर पर काम किया। 10 साल से मैंने बाज़ार खुद कांग्रेस में होने के बावजूद वारिस पठान को चुन के लाया था। दूसरी मर्तबा जब उसको टिकट दी गई तो मैं टिकट मांगने गया था। असद साहब ने ऐलान कर दिया था, फिर मुझको मजबूरी के तौर पे वारिस पठान का साथ देना पड़ा। और वारिस पठान के लिए असद साहब ने झूला मैदान में खड़े होकर माफ़ी मांगा कि जो भी गलतियाँ इसने की उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। उसके बाद से लेकर अभी तक 5 साल हो गया, वो देखने तक नहीं आया, झांकने तक नहीं आया। ये बात के सब गवाह हैं। और यहाँ पर मैं मुंबई शहर में डिस्ट्रिक्ट बनाया, तालुका बनाया, वार्ड बनाया। आज मुझको सीट दे रहे हैं आप लोग और मेरे पद ले रहे हैं आप लोग, ये गैर वाजिब बात है। मेरे बगल की सीट है, वो सीट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट सीट है, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ़िरका परस्त आपको तोड़ना है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, बहुत ही मौतवाना गुजारिश है कि आपकी सीट आपको मुबारक, आपका पद आपको मुबारक। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, नमस्कार। चल, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हाँ, चलिए। देखिए, फैयाज साहब जो हमारे बम्बई के अध्यक्ष थे, उनके आने से पहले ही मैंने आपको बताया था कि अच्छा काम किए हैं उन्होंने। अभी 15 तारीख के दिन जो तिरंगा रैली निकाली गई थी, बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल निकाली गई थी। इसमें फैयाज साहब पिछले कुछ महीने पहले जब हमारी उनके साथ मीटिंग हुई थी, बात हुई थी, मैंने साफ तरीके से उनसे पूछा था कि फैयाज साहब आप इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं। उन्होंने कहा था कि नहीं, मुझे इलेक्शन लड़ना है करके। और अब जब ये बात फाइनल हो गई थी कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, किसी भी हालत के अंदर मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तब आप सोचिएगा, बम्बई छोटी तो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ही नहीं उसमें, कि एक अध्यक्ष बम्बई का अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन भी लड़ेगा और बम्बई के ऊपर भी नज़र रखेगा करके उसमें। तो हमने फिर है तो उनको ये बोले कि फैयाज साहब अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो फिर ये जिम्मेदारी किसी और को दे देंगे हम, आप इसके लिए तैयार है। ये सब तय हो गया कि भाई ठीक है, उन्होंने इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हमने ये बोला है कि हम भी आके है तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मेहनत करना शुरू करेंगे, वहाँ पे प्रचार सभाएं जो भी करने का है हम करेंगे उसमें। तो ये सब फाइनल होने के बाद कल तक हमारी अच्छे तरीके से बातचीत हुई, बलाला साहब से बातचीत हुई, असद साहब से बातचीत हुई। सब होने के बाद ऐन वक्त के ऊपर यहाँ पे आके इस तरह का, मतलब मेरे हिसाब से ये किसी भी मतलब एक राजनीतिक पार्टियों के अंदर ऐसे चीज़ें होते रहती है, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि मजलिस के अंदर, क्योंकि मजलिस का नाम ही जो है वो इत्तेहाद है। अगर यहाँ पे आपका पद ले लिए, अगर हमने पद लेके ये बोले होते कि नहीं आप इलेक्शन भी नहीं, ये इख्तियार किसके पास है? ये पार्टी के पास इख्तियार है, या असदुद्दीन अवैसी साहब के पास इख्तियार है कि साहब नहीं, हम आपको पार्टी पोस्ट से भी निकाल रहे हैं, हम आपको टिकट भी नहीं देंगे। ये असद साहब बोल सकते हैं, लेकिन असद साहब ने खुद ने कहा कि नहीं, आप मुंबई का चेहरा है और हमारी नाक है,
आप अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हम मेहनत करेंगे करके उसमें आपके लिए अभी से मेहनत करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे वक्त के ऊपर आके ऐसी हरकतें करना मेरे हिसाब से किसी को भी शोभा नहीं देता है। लेकिन ठीक है, राजनीति के अंदर फॉलोअर्स होते हैं एक नेता के, उनके फॉलोअर्स ने हंगामा थी, हमारी कोई उससे ये नहीं है, बात करेंगे, देखेंगे आगे क्या होता है। काही नाही साहेब, अशा प्रकारचे नाही का 2014 मध्ये बघितलं होतं, अभी बलाला साहब ने बोले 2019 के अंदर माझ्या 2019च्या औरंगाबाद महानगरपालिकामध्ये असे छुरे चाकवा आणले होते, पण 26 सीट्स आम्ही जिंकून आणले होते त्याच वर्षी, 26 हमने कॉर्पोरेटर्स चुना के लेके आए थे। तो ये चीज़ें होती रहती है। देखिए कल के दिन है तो अगर असद साहब ने कहा कि इम्तियाज़ जलील अब तो महाराष्ट्र के सदर नहीं रहेंगे, मेरे 10-5 चाहने वाले होंगे, उन्हें भी नाराज़गी होंगी कि साहब ने इम्तियाज़ जलील को कैसा हटा। लेकिन ऐसी हरकतें करना मेरे हिसाब से किसी के लिए भी, और पॉलिटिकली मेरे हिसाब से इस तरह की हरकत करना मतलब यह है कि आप पॉलिटिकल सुसाइड कर रहे हैं करके। उसमें किसी ने ठेका लिया है क्या कि इम्तियाज़ जलील ज़िंदगी भर रहेगा, अहमद बलाला साहब है तो ता हयात जब तक जिंदा है वो हैदराबाद के एमएलए रहेंगे? नहीं। कल के दिन हो सकता है असद साहब कहेंगे कि नहीं साहब अब आप नहीं किसी और को, इम्तियाज़ जलील अब तुम नहीं लड़ेंगे कोई और लड़ेगा करके। लश्करिया साहब, रईस लश्करिया साहब को एक मौका दे रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस रहेगा तो कंटिन्यू, नहीं रहेगा तो रिजवाना आपा हमारे लेडीज़ विंग के हैं, उनको भी चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि मतलब हम लोगों ने ऐसा जाके है तो हंगामा करना, मेरे हिसाब से। सवाल है कि आपने भी कहा कि मुंबई बहुत बड़ा है और इसलिए फयाज अहमद के बदले इलेक्शन लड़ेंगे और रईस लश्करिया साहब को जिम्मेदारी दी गई, तो इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि आगे अगर रईस लश्करिया को आप टिकट नहीं होंगे, मुंबई अध्यक्ष बने। देखिए अभी फिलहाल के तौर के ऊपर तो जो रीजन दे रहे फयाज अहमद को निकालने का, यही रीजन दे रहे हैं कि मुंबई बड़ा है, इलेक्शन का टाइम है, उनको इलेक्शन ना, तो अगर कल को रईस लश्करिया इलेक्शन आप टिकट नहीं दोगे। देखिए ये अभी फिलहाल तो हमारे पास ऐसा कोई भी प्रपोजल नहीं आया है कि अगर कभी ये खड़े हो गए कि हमको टिकट, हाँ तो उस वक्त तो हम बिल्कुल फैसला करेंगे ना, जो भी फैसला पार्टी का अध्यक्ष करेंगे उसके अंदर वो सबको मानना पड़ेगा। आप भी इलेक्शन लड़े थे, आप भी प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र के, तो आपने क्या इस्तीफा दिया था उस वक्त? किस दिन किस वक्त? आप इलेक्शन एमपी का लड़ रहे थे, तो आप भी महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष थे, आपने भी तो इस्तीफा नहीं दिया, तो आज मैंने सुनिए, मैंने दूसरे दिन है तो असद साहब को मैंने ये किया, ये असद साहब का बड़ापन है, असद साहब का यकीन है कि उन्होंने कहा था कि नहीं आपको कंटिन्यू करना है। मैंने उनको यही कहा था कि असद साहब मैं अगर अपने गढ़ को अगर कमज़ोर करके पूरे महाराष्ट्र को मजबूत करने, तो असद साहब उसके लिए तैयार नहीं हुए थे उसमें। और देखिए मतलब कोई ये नहीं है उसमें सियासत के, देखिए मैं रहूं या ना रहूं ये मेरा पार्टी का अध्यक्ष तय करेगा, ना तो कोई यूट्यूब चैनल वाला डिसाइड करेगा कि इम्तियाज़ जलील तुमने जानी चाहिए था करके। उसमें मेरा पार्टी का अध्यक्ष मुझे बोलेगा कि अभी निकल जाओ, आधे घंटे में इम्तियाज़ जलील रेजिग्नेशन दे के है तो बिल्कुल है, तो एक मजलिस का सिपाही बोल के काम करेगा। 2019 में भी ये देखा गया था, चुनाव से पहले सदर बदला गया था, 2024 में भी चुनाव से पहले जो है वो सदर बदला। तो क्या एमआईएम मुंबई के अंदर कमजोर नजर आ रही है आपको? 2019 में भी सदर बदला गया, 2024 में भी चुनाव से पहले जो है वो सदर बदला जा रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए अगर मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, एक बार फिर से दोहराता हूं, अगर फैयाज साहब हमसे ये कहते कि नहीं मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूं तो हम नहीं बदलते। आप मुझे ये बताइएगा कि मुंबई की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इलेक्शन लड़ना और पूरे मुंबई को संभालना, ये दोनों चीज़ें मुमकिन है क्या? वो तो ना मेरे से मुमकिन है ना किसी से भी मुमकिन है। हम कोई सुपरमैन नहीं है कि नहीं साहब मैं मेरा लड़ते हुए है तो मैं पूरा बम्बई देखूंगा करके। तो अगर चेंज हुआ है तो उसके अंदर आप ये कहेंगे कि नहीं साहब जो बना है उसको बने रहने देना चाहिए करके। पार्टी का फैसला है, आपको कबूल करना है इसके अंदर, बस खत्म। बाइकल्ला के आधार वारिस पठान 5 सालों से हेड ऑफिस नजर नहीं आए और ना उनकी विधानसभा में कोई ऑफिस बनी हुई है। क्या बाइकल्ला से वारिस पठान फिर चुनाव लड़ेंगे? क्या पार्टी तय करने वाली? इससे जुड़ा सवाल है, वारिस पठान क्यों मौजूद नहीं है आज? क्या वारिस पठान भी हट गए? नहीं देखिए आज के दिन हमने बाकी भी तो बॉडी है पूरी है, कौन है यहाँ पे? नहीं देखिए देखिए वारिस पठान के पास कोई ओहदा नहीं है इसमें। आप मुझसे ये भी पूछेंगे कि साहब आपके 2 MLAs है, वो 2 MLAs ने भी आना चाहिए था, बैठना चाहिए था करके उसमें। हाँ ठीक है ना उसमें। देखिए अगर पार्टी ने अगर तय करी
अगर असद साहब ने तय करे कि वारिस पठान लड़ेगा, इम्तियाज़ जलील नहीं लड़ेगा, वारिस पठान औरंगाबाद से लड़ेगा, तो पार्टी को कबूल करना पड़ेगा, उसके मुझे कबूल करना पड़ेगा उसमें। अब ये मत वो करिएगा साहब कि नहीं वो क्यों नहीं आके बैठे हुए हैं करके, ये साहब के जैसा बोलने के हिसाब से नहीं साहब आपने छोड़ देना चाहिए था करके। उसमें मैंने छोड़ दिया था साहब, इतना अखलाक और इतना पार्टी का मेरे के अंदर ये है कि मेरी जिम्मेदारी थी। सर विधानसभा से फिर से वारिस पठान को एमआईएम जो है टिकट देने जा रही है, क्योंकि 2014 में वो चुनाव जीत चुके हैं। उसके ऊपर देखिए, अभी तो फैयाज साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जाहिर की थी वो बाइकल्ला की कॉन्स्टिट्यूएंसी ही जाहिर की थी उसके। अब मैंने आपको साफ शब्दों में जब बता दिया था कि फैयाज साहब के लिए हम मेहनत करेंगे करके वहाँ पर, तो फिर स्वाभाविक है कि जब हम एक आदमी को उनके ओहदे से हटा के वहाँ पे अगर लेके जाने के बाद सोच रहे हैं तो दूसरे का किसी का सवाल ही नहीं पैदा होता है करके इसमें। सर इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और आपसे, 5 सालों से एमआईएम जो है यहाँ पर अगर देख ले पार्लियामेंट के चुनाव की अगर बात करें, पार्लियामेंट के चुनाव में यहाँ पर मुंबई में भी 3 कैंडिडेट खड़ा किए थे, चाहे थाना की बात कर ले, उधर की बात कर ले, जैसे आपने कहा असदुद्दीन ओवैसी साहब फैसला करते हैं, लेकिन ये तमाम कैंडिडेट था पार्लियामेंट चुनाव की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी साहब का साफ तौर पे कहना था कि सिर्फ मेरे 3 कैंडिडेट हैं, तो बाकी कैंडिडेट किस तरीके से खड़े होते हैं, जब उनका साफ तौर पे कहना। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि 2019 का अगर इलेक्शन देखेंगे आप विधानसभा का, उसमें कई ऐसी जगह थी कि जहाँ पर हम बहुत मजबूत थे कि वहाँ से हमें निकलने का ये है, लेकिन एक समझ लीजिएगा एक ऐसा शहर है कि जहाँ पर हमारी पार्टी बहुत अच्छे तरीके से बॉडी काम कर रही है वहाँ पर, और एन मौके के ऊपर वो कहते हैं कि नहीं साहब हमारे को भी इलेक्शन ये शहर से लड़ना है करके उसमें। तो पार्टी को ज़िंदा रखने के लिए कई जगह के ऊपर हमारे को भी ये फैसला करना पड़ता है कि साहब आपका केडर है, मेहनत कर रहा है, हम ये जानते हुए कि साहब ये सीट हमारी यहाँ पर इतनी मजबूत नहीं है उसमें। लेकिन पार्टी के केडर को हमने क्या बोलना कि नहीं साहब अब आप जाइए, अब आप है तो शिवसेना को दे दीजिएगा, भाजपा को दे दीजिएगा, कांग्रेस को दे दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है इसमें। तो मेरे हिसाब से जो भी टिकट दिया गया है, AB फॉर्म जब रिलीज़ होता है तो वो AB फॉर्म के ऊपर सिर्फ 2 ही लोगों के सिग्नेचर होते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वो AB फॉर्म इशू करते हैं, या दूसरे जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है अहमद पाशा खादरी साहब, उनके सिग्नेचर से। अब आप बोलेंगे कि नहीं साहब उन्होंने तो दिया ही नहीं है करके, तो फिर कोई उड़ के तो नहीं आया होगा AB फॉर्म उसके अंदर, असद साहब ने ही दिया। सर इसके अंदर पार्टी को नुकसान भी हुआ, आपके 2 नगर सेवक हुआ करते थे, एक नगर सेवक जो है वो शिंदेगढ़ पे चला गया और इसी कैंडिडेट की वजह से एक नगर सेवक ने अपनी पार्टी छोड़ दी। भाई साहब आप हमारे 2 कॉर्पोरेटर का हिसाब ले रहे हैं, पूरी की पूरी पार्टियां जाके एक दूसरे के गोद में बैठ जा रही है, उनका कोई हिसाब नहीं है। कभी आप सेक्युलर पार्टी के नाम के ऊपर अजीत पवार उनके गोद में जाके बैठ गए, कोई वो नहीं है। कांग्रेस NCP सेक्युलर 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 बोल बोल के तो हमारे वोट हासिल करती गई, शिवसेना के गोद में जाके बैठ गई, बदनाम हम ही। आप कैंडिडेट अप्लाई तो करिए, आपको भी मिलेगा टिकट उसके अंदर। एक पत्रकार भी MP बन सकता है, मैं जिंदा मिसाल हूँ साहब उसका। ऐसा माना जाता है कि अहमद बलाला जब महाराष्ट्र में आते हैं, मुंबई में आते हैं, तो समझ में आता है कि इलेक्शन की डेट है, लोग मैं आने से इलेक्शन का पता नहीं चलता। में हलचल हो जाती है कि अहमद बलाला को तो अभी इलेक्शन में कुछ महाराष्ट्र में होने वाला है। इलेक्शन करीब आया तो ही मैं आता हूँ। हाँ। मैं आने से इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होता, इलेक्शन करीब आने पर ही मैं आता हूँ यहाँ। इम्तियाज भाई आपने कहा कि 2014 में भी 2019 में भी आपकी इंडिया लाइन से बात चली थी, मतलब गठबंधन करने की, आपने वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ भी अलायंस करे थे, लेकिन वो अलायंस जो है टूट गया था बाद में। इसके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी इम्तियाज चली। 2024 में भी जो चुनाव होने वाले, आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के साथ हमारी बातचीत चल रही है, ना 19 में हो पाया और 24 में भी, क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है आपके साथ अलायंस करेगा? देखिए साहब, ये है कि आप इस बात को मानेंगे कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने 2-2 घंटे तपती हुई धूप में खड़े रहकर वोट किसको दिया? तो वोट सेक्युलर उद्धव ठाकरे को दिए, सेक्युलर शरद पवार को दिए, सेक्युलर कांग्रेस को दिए। 2-2 घंटे तपती हुई धूप में खड़े रह के बदले में हमको क्या मिला? चुन के आने के बाद हमको विशालगढ़ मिला, बदले में कोल्हापुर का विशालगढ़ मिला, कि जहां पर बिना किसी वजह कांग्रेस के चुने हुए मुसलमानों के वोटों से चुने हुए उनका बेटा जो है वो
नेतृत्व करता है उस आंदोलन का, मुसलमानों के घरों में जाके है तो तोड़फोड़ कैसी की गई है आपने सबने देखा है। 12 विधान परिषद की सीटें थी। क्या इस कौम को यह अधिकार इख्तियार नहीं है? क्या आपने इस कौम का एहसान चुकाना नहीं चाहिए कि भाई पूरे हिंदुस्तान के अंदर तुम लोगों ने हमें वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को हराया है, हमारे ऊपर यकीन जताया है, 12 में से एक MLC बना देते, किसी को भी बना देते। MIM का तो नहीं हम मांग रहे थे कि साहब हमको बनाइएगा करके MLC। आपकी पार्टी के अंदर आपके पास इतना कोई लायक काबिल ऐसा कोई MLA MLC बनने के लायक नहीं था? लोकसभा के इलेक्शन के अंदर वोट आपको चाहिए। इकलौता एक मुस्लिम MP पूरे महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं, 8 राज्य थे, 8 जहां पर एक भी मुस्लिम MP नहीं है। अकेला इम्तियाज जलील इन 8 राज्यों के अंदर, उसको हराने के लिए आप पूरी ताकत लगा देते हैं, हमारे वोट लेकर चले जाते हैं। ये कहां का इंसाफ है? पार्लियामेंट के अंदर जब वक्फ का बिल आता है, 9 आपके MPs पार्लियामेंट के अंदर मौजूद रहते हैं, लेकिन जब बिल आता है, बिल के ऊपर चर्चा होने की बात होती है तो आप निकल जाते हैं बाहर। ये आप एहसान चुका रहे हैं। और मेरी इन पार्टियों से शिकायत नहीं है, उन मुसलमानों से शिकायत है जिन्होंने ये कहकर इम्तियाज जलील को हराया कि नहीं साहब बीजेपी को हराना है तो इम्तियाज जलील को वोट नहीं देना, शिवसेना को डालना पड़ेगा करके। तीसरे नंबर पर आई शिवसेना। 2 सवाल सर, जैसे आपने कहा वक्फ बोर्ड को लेके, वक्फ की लेके, तो उद्धव ठाकरे ने कहीं ना कहीं क्लियर किया कि वक्फ की जो क्या, देखिए सुनिए, मैं पार्लियामेंट जाके आ चुका हूं। मैं पार्लियामेंट के अंदर जो शब्द बोले जाते हैं, एक के एक लफ्ज को रिकॉर्ड किया जाता है। आप जिस जगह के ऊपर हमने आपको भेजे तो वहां पे आप मुंह पे उंगली रख के तो निकल गए। आपको पार्लियामेंट भेजा क्यों गया था? आपको पार्लियामेंट इसलिए भेजा गया था कि हमारे मुद्दे जब आएंगे तो तुम हमारी आवाज बनकर वहां पर खड़े रहेंगे करके। तुम कहेंगे कि नहीं साहब उद्धव ठाकरे तो साहब देखिए ना जलसे में बोला, बहुत बड़े जलसे के अंदर बोला। पार्लियामेंट के अंदर रिकॉर्ड होता है ये सब चीज। पार्लियामेंट के अंदर यह रिकॉर्ड होना चाहिए था कि शिवसेना उद्धव ठाकरे ने भी इसका विरोध किया है करके। उसमें तो क्या लगता है आने वाले वक्त में शिवसेना जो है बिल का विरोध करती भी आपको पार्लियामेंट में? मुझे नहीं मालूम है साहब, उनसे ज्यादा जो उनकी पैरवी करने वाले लोग हैं। सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना है तो साहब हमको खत्म कर दो, उनको जिंदा रखो, वो लोगों से जाके सवाल पूछिएगा। इम्तियाज जलील आने वाला विधानसभा का चुनाव औरंगाबाद से लड़ने के लिए टिकट दे दिया अगर कोई तो लड़ लेंगे साहब। देखिए मैंने साफ तौर के ऊपर ये बताया है कि हमारा इनिशियल जो है वो 30-40 सीटें अभी हम लोग सर्वे कर रहे हैं। अब अगर इसके अंदर 8 दिन 10 दिन के अंदर अगर ये कुछ फैसला करते हैं कि साहब ठीक है हम MIM को भी साथ में ले लेंगे, अब तो वो बात भी नहीं रही ना कि नहीं साहब हम तो बहुत सेक्युलर है करके। ये दोनों तो सेना के साथ चले गए तो उसी दिन हमको समझ में आ गया। तब अगर कांग्रेस तेलंगाना के अंदर MIM साथ में है अभी, तो यहाँ पे क्या परहेज है? हमने अगर उनके तरफ से अगर कुछ ऑफर आता है, स्टार्टिंग बात शुरुआत की, ये कहीं ना कहीं ऐसा बहाना माना जाता है कि भाई आपको ज्वाइन नहीं करना है, नहीं पहले नहीं ऐसे मान लो नहीं सुनिए सुनिए नहीं साहब देखिए हमारी जितनी ताकत है हम उतनी ही बात करेंगे, वरना मुझे 288 सीटें लड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरी पार्टी है, मैं 288 सीटें लड़ा तो कौन रोक सकता है मुझे बताइएगा। आप इल्ज़ाम तो वैसे भी देने वाले हैं हमारे ऊपर। हम ये कह रहे हैं कि साहब हम हमारे तौर के ऊपर इतने सीटों के ऊपर हम ये कहेगा कि नहीं साहब अब हम ये 30-40 सीटों के ऊपर, अगर उन 30-40 सीटों के अंदर हमको लगता है कि साहब ये 10 सीटें हैं जिसके ऊपर हमको लड़ने का है, हम मजबूत है करके, आप अगर हमको लेना चाहते हैं तो आप हमको बोलिएगा कि हम चलिए ठीक है हम बैठते हैं, आपस में बैठते हैं। आप हमको बोलिएगा कि नहीं हम आपको 2 देंगे, 4 देंगे, 5 देंगे, 10 देंगे करके उसमें। लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं साहब इनका वोट चाहिए मेरे को, लेकिन इम्तियाज जलील मेरे बाजू में आके बैठना नहीं करके, क्योंकि ये कौम का काम तो साहब से वोट देने का है। उसमें रईस लश्करिया MLA बन ही नहीं सकता है। रईस लश्करिया को मैं वर्किंग कमेटी का मेंबर बना डालूंगा, उसी के अंदर खुश रहना। हमारी ये सोच है साहब कि अब मुसलमानों ने ये फैसला करना है कि MP भी हमारा होना, MLAs भी हमारे होना करके। बस आपको है तो से मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। मुत्तहिद होइए और आप देखिएगा
कि अगर पूरे के पूरे अगर एक साथ मिलकर आए तो कितने सीटें आप निकाल सकते हैं। भाई अगर आपका इंडिया अलायंस नहीं बनता, महाराष्ट्र में क्या तीसरा फ्रंट जो है वो खड़ा हो सकता है, जो कि देखिए, जो है लगातार चर्चा। देखिए राजू शेट्टी साहब मेरे पास आए थे, बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। बच्चू कडू साहब ने भी बताया है कि ये करेंगे करके। कल औरंगाबाद में और 2 अलग पार्टी के जो जिम्मेदार है वो आने वाले हैं मीटिंग करने के लिए। देखिए हम ये चाह रहे हैं कि पहले वो लोग एक साथ मिलकर आ जाए। हमने तो तैयार है, हमें भी ये लगता है कि अब लोगों का यकीन जो एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनके ऊपर से ख़त्म होता जा रहा है। तो अगर थर्ड फ्रंट अगर एक बनता है तो यकीनन उसके अंदर हम पूरी तरीके से एक्टिवली उसका एक हिस्सा बनना चाहेंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, कई पॉलिटिकल पार्टीज़ का ऐसा ये रहता है कि साहब वो अपना रेट बढ़ा लेते हैं, मीटिंग करते हैं, अपना रेट बढ़ा लेते हैं और फिर जाके है तो भाजपा की गोद में बैठ जाते हैं। तो हमने उनसे कहा कि पहले आप बैठ जाइए, आपस में साथ कर लीजिएगा, आप ये समझ लीजिएगा कि एमआईएम आपके साथ में है। प्रकाश अम्बेडकर के साथ आपकी कोई चर्चा उससे शुरू हुई है क्या 2024 के चुनाव में? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी बातचीत नहीं है। आता लास्ट तुम्ही इंडिया आघाडीमध्ये समावेशाची विनंती करताय एकंदरीत इंडिया आघाडीला, पण आज वेगळं चित्र मुंबईमध्ये दिसतंय। काँग्रेसचे आमदार किशन सिद्दीकी हे राष्ट्रवादीच्या अजितदादांच्या राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश करतील अशी शक्यता आहे। जनसन्मान यात्रेमध्ये त्यांचा समावेश होत आहे। आता साहेब रात्री कोणासोबत झोपणार आणि सकाळी होईपर्यंत कोणत्या पक्षामध्ये जाणार हे सगळं नेत्यांच्या बाबतीत तसंच झालेलं आहे। आज आपण मंत्रालयात गेलं आणि एखाद्या आमदाराला भेटलं तर आपल्याला विचारावं लागतं की आता कुणाच्या सोबत आहे करके। तर अशी परिस्थिती आहे ना, कोण कुठे जाणार आणि येणाऱ्या 1-1.5 महिन्यामध्ये तुम्ही बघणार की या पक्षाचे, आणि तुम्ही आमदारांच्या बाबतीत बोलतो, काय गॅरंटी आहे की उद्या शरद पवार साहेब नाही जाणार? काय गॅरंटी आहे की अजित पवार साहेब पुन्हा इथे नाही येणार? काय गॅरंटी आहे की समजा एकनाथ शिंदे साहेबांना हे मिळालं नाही मुख्यमंत्री पद, ते पुन्हा उद्धव साहेब सोबत येणार? म्हणजे काहीही शक्य आहे ना राजनीतीमध्ये। सर एक आखिरी सवाल है मेरा कि अजीतदादा पवार की पार्टी में मुसलमान नेता गए, जैसे बाबा सिद्दीकी गए, जिशान के जाने की तैयारी है, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के सपोर्ट में चले जा रहे हैं मुसलमानों को गुमराह करके। इसके ऊपर आपको क्या कहना? मुसलमानों को बोलो थोड़ी अपनी गैरत ज़िंदा रखो करके, थोड़ी गैरत अपनी ज़िंदा रखो। जिस नबी करीम के ख़िलाफ़, हमारे हुजूर के ख़िलाफ़ इस तरह का भद्दा कोई स्टेटमेंट देता है और वहाँ का मुख्यमंत्री आकर इस तरह की बात करता है कि तुम्हारे बाल भी हम बाका नहीं होने देंगे, बाल को भी हाथ नहीं लगाने देंगे, तो आप सोचिएगा कि ये सही मानों में ये मुसलमान है क्या जो इनके साथ आज के दिन बैठे हुए हैं। ये सवाल खुला है, उनको नाराज़गी होंगी मेरे ये से। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारी सियासत बड़ी है या तुम्हारे लिए अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े? आखिरी सवाल, अब भाई खल्लाल से कौन? इम्तियाज जलील, वारिस पठान। इम्तियाज़ जलील लंदन से लड़ने का सोच रहा है सर उसमें। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।